करेंगे, जहां पर शुक्रवार को पहले फेज के नॉमिनेशन पर विराम लग गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और दो सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। 17 अक्टूबर को घड़ी की सुई ने जैसे ही शाम के 5 बजने का इशारा किया, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का नॉमिनेशन थम गया। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई सीटों पर महागठबंधन के दो दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया है। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है और रोसड़ा सीट से सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ऐसे में अगर एक एक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो एक ही सीट पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में सीट का कंफ्यूजन कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी की ओर से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी कांग्रेस विकास नहीं कर सकते। 25 से 30 मोदी और नीतीश। बिहार चुनाव में ये नारा है सत्ताधारी एनडीए का, पर चुनावी समर में सवाल पर सियासत सुलग गई है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं। तो इस सवाल पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एनडीए सीएम नीतीश की अगुवाई में ही बिहार चुनाव लड़ेगा। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया, वो भी लालू प्रसाद का क्षेत्र रहे सारण से। सारण के तरैया मैदान से अमित शाह खूब गरजे, खास करके लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर। अमित शाह ने कहा कि जो पार्टी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती है, ऐसे में बिहार सुरक्षित कैसे हो सकता है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस ने बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया था। उस 15 साल के गड्ढे को भरने में 20 साल लग गए। 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार की तारीफ की और बुद्धिजीवी वर्ग से अपील की कि वो लोगों को बताएं कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार में जब जब चुनाव होता है
बीजेपी के नेता जंगलराज का जिक्र करते हैं और लालू परिवार के 15 साल के शासन पर निशाना साधते हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार की जनता जंगलराज वाले वार को पसंद करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रायबरेली में दलित हरिओम वाल्मीकि की मौत पर सियासत लगातार जारी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की, जिसकी चोरी के शक में 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। मुलाकात से पहले परिवार ने इनकार किया था, लेकिन बाद में मिले। इसे बीजेपी ने राहुल गांधी का फोटो सेशन करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। 2 अक्टूबर की रात रायबरेली के ऊंचाहार में चोरी के शक में फतेहपुर के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इस मामले में सियासत अभी भी जारी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिजन से मुलाकात कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वैसे तो मुलाकात से ठीक पहले परिवार ने ही वीडियो जारी कर इनकार किया था, लेकिन राहुल के पहुंचने पर 25-30 मिनट की बातचीत हुई और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। राहुल गांधी कानपुर एयरपोर्ट से होते हुए 80 किलोमीटर की सड़क मार्ग से वहां पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर भी लगे थे, जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। फिलहाल भारी सुरक्षा के बीच मुलाकात हुई, लेकिन सियासी संग्राम बढ़ गया है। बीजेपी ने एक सुर में राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने उस पीड़ित परिवार का मजाक बनाने का काम किया है, जिसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को जेल भेज चुकी है, उनकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। वोट की घटिया राजनीति के लिए वो लगातार जो घिनौना आचरण कर रहे हैं, जो फर्जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वह फोटो सेशन कराने के लिए पीड़ित की पीड़ा दूर से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी का ये राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है। ये गंभीर घटना हुई, उसको बहुत गंभीरता से योगी जी ने लिया। स्वर्गीय हरिओम जी की हत्या हुई, सामूहिक हत्या हुई और उसमें 21 लोग नामजद हुए और लगभग सारे लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक इनकाउंटर भी इसमें हुआ। पूरे परिवार को तत्काल न्याय दिया गया और आगे भी कानूनी सजा दी जाए, उसके प्रबंध किए गए। भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं, ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करती हैं। वहां पर भी 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस का इतिहास है 75 वर्षों में, बता दें कहीं पर भी उन्होंने दलितों पर अत्याचार हुआ और कार्रवाई त्वरित गति से की हो। क्या राहुल गांधी की आंखें बंद है, उनको दिखाई नहीं देता बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल पर वो गए, बंगाल में वहां कोई कार्रवाई हुई, कोई उनका स्टेटमेंट आया? तो ये दलित प्रेम झूठा है, केवल समाज के अंदर अराजकता पैदा हो इसलिए है कि वो उत्तर प्रदेश तो गए, जहां तुरंत कार्रवाई हुई, 15 लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन बंगाल पर उनका स्टेटमेंट नहीं आया। सवाल है कि क्या राहुल गांधी का ये दौरा न्याय की लड़ाई है या सियासी ड्रामा, क्योंकि बीजेपी बंगाल का सवाल उठाकर राहुल गांधी के दलित प्रेम पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर कनाडा के सरे इलाके में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे कैब्स पर एक बार फिर फायरिंग की गई और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ये एक साल में तीसरा मौका जब कपिल शर्मा के कैफे को टारगेट किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। कई राउंड फायरिंग से दहल उठा सरे शहर। कपिल शर्मा के कैब्स कैफे पर हुई फायरिंग।
ये तस्वीरें सरे के उसी कैप्स कैफे की हैं जिसको टारगेट करके कई राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में कपिल शर्मा के कैफे के शीशे टूट गए। गनीमत ये रही कि फायरिंग के दौरान किसी को नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और इलाके को सील कर दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में इसलिए भी दहशत है क्योंकि ये एक साल में तीसरा मौका है जब कपिल शर्मा के कैफे को टारगेट करके फायरिंग की गई। पहले 20 जुलाई को बीकेआई नाम के संगठन ने फायरिंग की थी। 7 अगस्त को लॉरेंस गैंग और एक बार फिर 16 अक्टूबर को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली है। सोशल मीडिया पर इस फायरिंग के बाद पोस्ट लिखी गई जिसमें लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने लिखा, आज जो कैप्स कैफे में 3 बार फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी मैं कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो लेते हैं। हमारी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहें। जो लोग अवैध काम कर रहे हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहें। गोली कहीं से भी आ सकती है। इस बयान ने लोगों में चिंता और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। जबकि कनाडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस बयान को गंभीरता से लिया है और उन सभी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। कपिल शर्मा के कैफे पर बार बार हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों ये लगातार निशाना बन रहा है। उधर पंजाब पुलिस के एक डीआईजी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। रिश्वतखोरी के आरोप में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। सीबीआई ने जब इस अफसर के घर पर छापा मारा, नोटों के ढेर, सोना, लग्जरी कार, हथियारों का जखीरा पूरा बरामद हुआ है। सवाल इस बात को लेकर के खड़े हो गए कि वर्दी में छिपाई अधिकारी करोड़ों की काली कमाई का सौदागर आखिरकार कैसे बन गया। सीबीआई के शिकंजे में पंजाब पुलिस का घूसखोर अधिकारी। मोहाली से रोपड़ तक ताबड़तोड़ छापेमारी। वर्दी की आड़ में वसूली की चेन बेनकाब। ये कहानी है उस डीआईजी की जिसने वर्दी के रुतबे का सौदा कर डाला, जिसने वर्दी के सम्मान को तार तार कर दिया, जिसने पैसों के लालच में अपने ईमान को बेच दिया। 11 अक्टूबर को फतेहगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश भट्टा ने चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में शिकायत दी कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उस पर फर्जी केस डलवाकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने अपने मिडिलमैन कृष्णू के जरिए धमकी दी, अगर केस से बचना है तो 8 लाख दो और हर महीने 5 लाख सेवा पानी देना होगा। सीबीआई ने शिकायत के बाद 10 दिन तक जाल बिछाया और जब कारोबारी ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश की तो सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ में ताबड़तोड़ रेड की और रेड के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। जैसे जैसे अलमारियां खुली, नोटों के पहाड़ निकलते गए। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और 4 तरह के हथियार जिनमें डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन शामिल है। इस छापेमारी के दौरान पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज
और लॉकर की चाबियां भी मिली हैं, जबकि मिडिलमैन कृष्णू के ठिकाने से 21 लाख नकद बरामद हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये केवल शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल चल रही है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने रिश्वत को एक व्यवस्थित मंथली सिस्टम में बदल रखा था। वो कारोबारियों से हर महीने 5 लाख की रकम सेवा पानी के नाम पर वसूलता था। यही वजह है कि अब कई कारोबारी आगे आकर इस नेटवर्क के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब ये खंगाल रही है कि डीआईजी की संपत्तियां किन नामों पर हैं। रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में रेड्स जारी हैं। वर्दी पर लगे इस दाग ने पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून के रक्षक पर ही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा। तो छत्तीसगढ़ का नक्सल गढ़ कहलाने वाला बस्तर, जहां पर कदम कदम पर एक डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन डर के साए में उम्मीदें और विश्वास की किरण आज निकली, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 210 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने सरकार के सामने खड़े होकर हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे हैं। ये वही नक्सली हैं जो हाथों में हथियार लेकर संविधान लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, बदल गई उनकी संगठन की रणनीति। ये रिपोर्ट देखिए। चार दशक यानी कि 40 साल जिस बस्तर को नक्सल संगठन ने पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था और इसके खात्मे को लेकर जो डेडलाइन जारी हुई थी और बार बार अपील भी सरकारों की ओर से की जा रही थी, लेकिन अब सरेंडर करने वाला बड़ा लीडर जिसका नाम रूपेश है, जो कि एक सेंट्रल कमेटी सदस्य था, उसने अपना पहला वीडियो जारी किया और अपने साथियों से अपील करते हुए कहा कि जीना है तो समर्पण का ही रास्ता बचा हुआ है। और उन्होंने कहा कि संगठन में अब सब कुछ बदल चुका है और हम सब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। किस स्थिति में हमने उस तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रहे, कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है। नक्सली ने अपने साथियों से अपील करते हुए फोन नंबर भी जारी किया और कहा कि बेहतर जिंदगी जीनी है तो सरेंडर का रास्ता अपनाना होगा। इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पूरी सरकार रूपेश और उनकी टीम का सम्मान करती है और इन लोगों ने बहुत सी जानों को बचाने का काम किया है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रूपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है, माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयां दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की ये घटना साबित होगी। दूसरी ओर सरेंडर करने को लेकर प्रदेश के डीजीपी ने भी सभी समर्पित नक्सलियों का स्वागत किया है और कहा है कि ये बहुत बड़ा संदेश देश में जाएगा। इससे ये साबित होता है कि हथियारबंद विद्रोह का देश और प्रदेश और दुनिया में कोई स्थान नहीं है। हथियारबंद आंदोलन का कोई भविष्य है भी कि नहीं, तो इस विचारधारा में ये जो धड़ा हमारे पास अभी आ गया है, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि हथियारबंद विद्रोह का देश क्या, प्रदेश का, दुनिया में कहीं स्थान नहीं है। बस्तर में लाल आतंक की फैली जड़ अब खात्मे की ओर है और जो डेडलाइन तय हुई है उससे पहले ही नक्सलगढ़ नक्सलियों से मुक्त हो रहा है।
आज देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, बस्तर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बस्तर के लिए नासू बड़े नक्सली आज मुख्य धारा में शामिल होकर समर्पण किए। लगभग 200 से अधिक नक्सली जो है आज हथियार डाल के मुख्य धारा में शामिल हुए और सबसे खास बात है कि जो कैडर्स पहुंचे उनको भारत का संविधान पुस्तक देखकर स्वागत किया गया। देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा महकमा है और सुरक्षा महकमा के बीच जो नक्सल कैडर है हाथों में फूल लिए हैं और हथियार को डाल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि बस्तर के लिए बहुत ही खास दिन रहा है, क्योंकि बस्तर के लिए ये जो बड़े नक्सली थे जो बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल होते थे और आज एक बेहतर जिंदगी, बेहतर पुनर्वास का लाभ लेके ये अपने आगे भविष्य के लिए आज सामने आए हैं और समर्पण किए। अब बचे कुछ और नक्सली जो है जो मार्च 2000 डेडलाइन तय किया है उसके पहले और जो भी नक्सली अगर हथियार डाल देते तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18। तो चलिए